अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आमतौर पर जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि ये अमल कभी भी आसान और बहुत ही ज्यादा मुनासिब नहीं नजर आया। इसकी ऑपोजिशन हमेशा से होती है और खास तौर पर अगर एक ऐसे इदारे की बात की जाए जो अपने बेहतरीन अदवार में दुनिया के लिए एक मिसाली इदारा रहा हो और साथ ही साथ उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुलाजमीन हों। आज भी हम ये देखते हैं कि PIA की निजकारी के मामले पर इसके मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं, सड़कों पे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और यहां तक कि ये धमकी भी दी गई है कि पूरे के पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस को ठप कर दिया जाएगा 2 फरवरी के बाद। हुकूमत इस वक्त उनके साथ नेगोशिएट करना चाह रही है। ये बातचीत, ये मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे और खास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि सियासी ऑपोजिशन भी उनके काम को आसान नहीं बना रही। सेनेट में देखा यह जा रहा है, सेनेटर सईद गनी साहब ने इसको लीड करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टफ टाइम देगी हुकूमत वक्त को। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि PTI के असद उमर साहब भी बहुत वोकल नजर आते हैं इस मामले पे। खास तौर पर जब नेशनल असेंबली में इसाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हम PIA की निजकारी नहीं चाहते। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त क्या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, खास तौर पर इसलिए भी कि जब उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया तो इस मामले पर भी ऑपोजिशन कुछ ज्यादा खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि अददी अक्सरियत से ये पास तो कर लिया गया लेकिन उस वक्त क्योंकि ऑपोजिशन ऐवान में मौजूद नहीं थी तो बहरहाल इसको कंटेस्ट करना बहुत जरूरी है। PTI की तरफ से असद उमर साहब ने यह भी कहा कि सिविल एविएशन का इदारा असल में PIA की तबाहकारी की बुनियादी वजह है। आज ये देखना है कि यह मामला किस तरह आगे बढ़ेगा क्योंकि जब सैकड़ों मुलाजमीन इस वक्त सड़कों पर आ जाएंगे, यूनियंस और साथ साथ सियासी जमातें भी उनको बैक करेंगी तो हुकूमत वक्त किस तरह इस मसले को सुलझाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ जो मेहमान आज की इस गुफ्तगू में शामिल हैं, सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। ऑफ कोर्स यू आर द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलात पे। अभी आप डेवोस से भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस आए, इस वफ्द का हिस्सा थे। इस पर रोशनी डालेंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर सईद गनी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और लीड कर रहे हैं इस ऑपोजिशन को जो कि सेनेट में इस वक्त टेबल की गई है। कराची स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब AB शाहिद साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, आप भी गहरा तज्जिया रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, ये जो कंफ्यूजन है, क्या हुकूमत वक्त PIA को प्राइवेटाइज करना चाहती है, नहीं चाहती है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आप जा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन राइट नाउ? शुक्रिया सिद्रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी कोशिश है वो ये है कि PIA के अंदर 25% जो हिस्से हैं इसके वो बेच दिए जाएं किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को, उसको ले आया जाए तो 75% शेयर जो है वो हुकूमत रखेगी और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। तो इसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लीजिए, इसको आप निजकारी नहीं कह सकती क्योंकि 75% शेयर जो है वो हुकूमत वक्त रखेगी। और PIA के अंदर देखें, जब हम आए थे हुकूमत में तो 21 जहाज ऑपरेशनल थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 38 जहाज को ऑपरेशनल कर दिया है। तो 17 जहाजों की तकरीबन 80% जहाजों को हमने इंक्रीज करा है। हम समझते हैं कि 70-80 जहाज होने चाहिए PIA के अंदर। PIA के अंदर काफी नुकसानात हैं, तो अगर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ले आते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जेरे उसमें नजर काम करे और PIA के अंदर हम 60-70 एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, तो इससे सार्फिन को भी फायदा होगा और कौमी सनत भी अच्छी चलेगी और हर तमाम चीजों को फायदा होगा स्टेक होल्डर्स। मिस्टर साहब, ये जो यूनियन आपने लिया है ये इंटरनल मुशावरत से लिया है क्योंकि पहले तो हम यही सुनते आए थे कि आपने कहा कि द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस, लेकिन आज जब आप एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो एसेंशियली हुकूमत वक्त चलाती रहेगी इन बिजनेसेस को या उसमें कुछ हिस्सेदार तो रहेगी। कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा मेजर यू टर्न लग रहा है मुझे आपके स्टांस में। नहीं, आप देख लीजिए कि हमारे तो उसमें भी ये कहा गया था हमारे मंशूर में भी कि हम जो इस किस्म के इदारे हैं जो कि असूलन प्रॉफिट मेकिंग होने चाहिए लेकिन लेगेसीज की वजह से नुकसानदेह हैं और कौमी खजाने के ऊपर एक बड़ा बोझ बन चुके हैं, आम सार्फिन को बड़ा नुकसान हो रहा है। 300 अरब रुपए PIA नुकसान कर चुका है। बेतहाशा अस्पताल या स्कूलें इससे बन सकती थी, बेतहाशा बच्चे जो थे वो खानगी इनकी हो सकती थी, ये सब चीजें नहीं हो रही। तो अब PIA को हम लेके जा रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी हमारे साथ लेके आएगी, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के हैसियत से चलाएगी और उसको बेहतर करेगी। और इंशाल्लाह अगर सारे शेयर अपने पास रखे रहें तो 75% शेयर रखे रहे तो उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। और ये मैं आपको इधर इस बात की गारंटी करना चाहता हूं एक मरतबा फिर हुकूमत की तरफ से कि जितने एम्प्लॉयज हैं PIA के
उनकी किसी की भी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। ये हम गारंटी कर रहे हैं कि उनकी नौकरी सलामत रहेगी और ना उनकी तनख्वाहों में कमी आएगी। तो जो हमारे भाई बहन पीआईए में मेहनत कर रहे हैं उनको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ सार्फिन को बेहतर खिदमत मिलेगी, इस कौम की इकोनॉमी अच्छी चलेगी। इस वक्त आपके सामने दो जो टास्क हैं वो कट आउट हैं, यानी एक तरफ आपको सियासी ऑपोजिशन का सामना है एंड ऑफ कोर्स मुलाजमीन तो इसको रेजिस्ट कर ही रहे हैं। सईद खानी साहब, इस वक्त जो आप बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि सेनेट में हुकूमत वक्त को टफ टाइम देंगे, ये ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन है, क्योंकि शुरू में तो हम भी सुनते थे आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि कहा जाता था कि ये सफेद हाथी हैं। अब जब हुकूमत वक्त इसको बेहतर बनाना चाहती है तो आप उसको अपोज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं, बेहतर बनाने पे हमें कोई एतराज नहीं है, और ये जो तासुर है ना कि पीआईए को बेहतर करना चाहते हैं और हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये गलत है। हम पीआईए की निजकारी की मुखालफत कर रहे हैं। और मिफ्ता साहब तो बड़ी आसानी से कह गए कि जी 25% शेयर बेच रहे हैं और किसी मुलाजिम की नौकरी नहीं जाएगी और किसी की तनख्वाह कम नहीं होगी। आज तक पाकिस्तान में जितने इदारों की निजकारी हुई है, जरा मिफ्ता साहब मुझे बताएं कि उनमें से कितने इदारे ऐसे हैं जहां से लोगों को नहीं निकाला गया है। कोई एक मुझे बता दें, एग्जाम्पल नाम बता दें मुझे कि ये इदारा यहाँ से बंदों को नहीं निकाला गया। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बेचारे मुलाजमीन को एक झूठा दिलासा देते हैं और इदारा का बेच देते हैं, उसके बाद सारा काम आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि ये 26% शेयर पे पीटीसीएल आपका गया है, 6% शेयर पे एनसीबी आपका गया है, 26% शेयर पे लातादाद इदारे हैं जो 26% शेयर बेचे हैं और पूरी मैनेजमेंट उनको दे दी और हुकूमत उससे लाताल्लुक होकर खड़ी हो गई है। इस तरह बेशुमार इदारे मौजूद हैं। तो ये कहना है कि जी मैनेजमेंट कोई हम दे देंगे लेकिन 75% शेयर हमारे पास होंगे, ये भी गलत बात है। और ये जुबैर साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि पीआईए को हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब चूंकि इस पर शोर ज्यादा उठता है तो ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं कि जी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम ढूंढ रहे हैं और वो हम उसको लाएंगे और वो पैसे लगाएगा और पीआईए को हम चलाएंगे। लेकिन दूसरी जो एक बहुत अहम बात है जो सामने लोगों की आनी चाहिए, जिसपे ये वावेला बड़ा मचता है, अभी उन्होंने कहा जी कि वो इतने पैसे हम इसको लगा रहे हैं, इससे तो पता नहीं कितने स्कूल बन जाएं, कितने अस्पताल बन जाएं। बड़ी अच्छी इनकी नीयत है, बड़ा अच्छा इनका ख्याल है। मैं ये पिछले प्रोग्राम में इनसे पूछ चुका हूँ, ये मेट्रो जब आप बना रहे थे तब आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि इस पैसे से स्कूल भी बन सकते हैं, अस्पताल भी बन सकती है? ऑरेंज ट्रेन आप बनाने जा रहे हैं, कोई 150 अरब रुपए से ज्यादा उस पर खर्चा करेंगे, आपको क्यों नहीं ख्याल आ रहा कि ये 150 अरब जो है आप साउथ पंजाब में कहीं लगा दे, जाके स्कूल बनाए, वहां हॉस्पिटल्स बनाए, जिन लोगों को बेचारों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता वहां पीने का पानी दें। आपको 150 अरब रुपए की ट्रेन बनानी जरूरी है, आपको 70 अरब रुपए की मेट्रो पंजाब के हर शहर में बनाना जरूरी है। लेकिन अगर पीआईए को आप कुछ पैसे दें तो आपको लगता है कि जी हम गलत दे रहे हैं। सईद साहब, वैलिड पॉइंट। मैं यही सवाल अगर मिफ्ता साहब आपके पास दोबारा लाना चाहती हूँ, ये आपसे मैंने पहला सवाल इसीलिए किया था। कंफ्यूजन यही है, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर सागदार साहब कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते, एंड ऑफ कोर्स योर मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद जुबैर साहब कई दफा ये कहते हैं, बरमला कहते हैं कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो आपने ये बीच का रास्ता निकाला है, ये आपकी बाहमी मुशावरत है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या ये आपने किया है ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से? ये स्टेटेड पॉलिसी है जो मैं आपको कह रहा हूं। जुबैर साहब की हो सकता है कि मतलब इट मे हैव बीन अ स्लिप ऑफ अ टंग, मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल गया है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन इसेंशियली हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेके आ रहे हैं। जो डार साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में कहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेके आ रहे हैं, आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ताबीर दे सकती हैं, उस तरफ जा रहे हैं। सईद गनी साहब फरमा रहे थे कोई एक इदारे का नाम बताओ। मैं आपको ये गुजारिश करता हूं कि बैंकिंग के इदारे जो प्राइवेटाइज हुए थे उसमें किसी को भी फोर्सफुली नहीं निकाला गया। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए उनको पैकेज दिए थे, गोल्डन वो हैंडशेक्स बोलते हैं, कि मतलब लाखों रुपए दिए या करोड़ों रुपए दिए और कहा कि अगर आप जाना चाहें तो जाएं, और उतने पैसे दिए थे कि उनकी तनख्वाह, अगर वो पैसे जो उनको मिले थे सेटलमेंट में वो बैंक में रखवा दें तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर उनकी तनख्वाह निकल सकती। उस सूरत में खुद अगर कोई जाना चाहे तो गया था, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला गया। ये बात एकदम रैकेट की है, ये बात तय है। और हुकूमत अगर जब ये आपको कह रही है, हुकूमत के 75% शेयर है, तो हुकूमत आपको अपना वर्ड दे रही है कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। आप तो खुद दो बातें कह रहे हैं शायद साहब, आपके पास अगर लेके आओ, गोल्डन हैंडशेक एक वॉलंटरी स्टेप होता है, इसको लेना मुलाजिम के अपने इख्तियार में है, लेकिन फिर भी वो मुलाजमत से तो बेदखल होता है ना इसको लेने के बाद। तो क्या कहेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, इसकी ये प्राइवेटाइजेशन है या यू बाय द थॉट कि नहीं जी ये तो एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की? देखिए, अभी जो कुछ मिफ्ता साहब ने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उन्होंने 25% कहा, एक्चुअली वो 26% शेयर्स हैं जी जो ऑफर किए जाएंगे, जो प्रपोज किया गया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कौन स्ट्रेटेजिक पार्टनर पीआईए में
26% शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बोझ है कंटिन्यूस लॉसेस के बाद जो पीआईए पे बोझ बना है वो 300 बिलियन से तजावुज कर गया है। अब सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। मेरे ख्याल से जो आ सकते हैं वो एडवाइजर के तौर पे आपसे के पास आएंगे। ये सवाल मैं वापस मिफ्ता साहब आपके पास ले जाना चाहती हूँ कि अगर हम ये बाय कर भी लें कि आप फॉर्मूला इस वक्त बनाना चाह रहे हैं एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कौन है जो इस वक्त 26% शेयर्स में इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि आपने जो वाइब्रेंसी, जो उसकी वाइब्रेंसी बनानी थी एक बिजनेस मॉडल के तौर पे, वो हमें नजर नहीं आती। इस वक्त आप कह रहे हैं कि 91 अरब का खसारा आपके सामने खड़ा हुआ है। जो आपका ट्रैफिक इनफ्लो है, चाहे वो अंदरूने मुल्क का हो या बैरूने मुल्क का हो, वो कम होता चला जा रहा है। तो कौन है जो इस वक्त पीआईए में इंटरेस्टेड है? शायद साहब की बात की मैं तायद कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो 26% है, मैं गलत कह रहा था, 25% नहीं है, 26% को देना चाह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। और जो दूसरी बात जो आप कह रही थी कि ये देखें वॉलंटरी रिटायरमेंट इज समथिंग एल्स, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, वो रुकेगा। और मतलब ये इसके अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान के पास 74% शेयर रहेंगे एंड वी विल इंश्योर कि किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला जाए और किसी की तनख्वाह कम नहीं करी जाए। ये तो ये बात एक साइड पे हो गई। अब जहां तक बात आई है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन आएगा, देखिए पीआईए का 300 अरब रुपए का नुकसान है, इसकी बुक्स पे 250 अरब रुपए के ऊपर की लॉसेस कैरी कर रही है, हुकूमत की गारंटीज पे इसको लोन मिलते हैं। एक सेहतमंद कंपनी की हालत नहीं है। एक तरीकाकार यह था कि इस पीआईए की जो डेट्स हैं उसको साइड पे पार्क करा जाए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की गारंटीज में, तो पीआईए को एक वायबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। उस वायबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर ला सकते हैं, जिसके अंदर आप एक शर्त रखेंगे कि भाई आप फला अमाउंट ऑफ डॉलर्स इसमें लेके आएंगे, इतने $100 मिलियन लेके आएंगे, जिसके अंदर आप इसके बाद आप इसमें मजीद इंक्रीज करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि ये 37 जहाज 38 जहाज से 40-50 जहाज आ जाएं। क्यों नहीं है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ एयरलाइनें हैं वो 300 जहाज उड़ा रही हैं और वो 380 उड़ा रही हैं। जी शायद साहब आप नहीं समझते कि आ सकता है ऐसा कोई? साहब की बात दुरुस्त है कि जो पीआईए के चेयरमैन ने भी यही सजेस्ट किया था कि आप पीआईए की डेट को फिलहाल कंपनी से निकाल के आप बाहर रख दें, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट जो नेगेटिव इस वक्त आपको नजर आ रही है वो नजर ना आए। But that's an accounting solution to the... Accounting solution. Yes, that's the point. The question is कि क्या वो डेट बाहर निकाला जा सकता है, उसको फाइनेंस कौन करेगा? इसलिए कि जो इस वक्त फाइनेंसिंग की पोजीशन है और गवर्नमेंट बोरोइंग है वो ऑलरेडी उन हदूद को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है सईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा 20 नए तैयारे भी हैं, खाम तेल की जो प्राइसेस हैं वो भी कम आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जिस तरह का मुनाफा शायद सोच सकती थी या पीआईए को जो वाइब्रेंसी चाहिए थी उस तरफ बढ़ नहीं रहे। आपका रिस्पॉन्स? देखिए पहले मैं एक और चीज करेक्शन कर दूं, मिफ्ता साहब एक अच्छे आदमी और जिम्मेदार आदमी है, और जब जिम्मेदार आदमी टीवी पे बैठ के गलत बात करता है तो इससे इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है और फिर हमारे शुकूक ज्यादा बढ़ते हैं जब ये कहते हैं कि जी हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो वो करने जा रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि ये बदनीयती पर मबनी सारी बातें और ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि जी गोल्डन हैंडशेक वॉलंटरीली होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको शवायद लाकर देता हूं, शवायद कि जिन लोगों को बुला बुला के कहा गया कि अगर तुम गोल्डन हैंडशेक नहीं लोगे तो अगले दिन तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मैं आपको वो जो सर्कुलर है वो लाकर दिखा सकता हूं कि एक दिन सुबह के वक्त मुलाजिम जाता है तो पता चलता है कि जी आज तो बैंक के अंदर नायब कासिद की पोस्ट ही खत्म कर दी गई है और उसको कह दिया गया कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, घर जाओ जाके पैसे निकालो अपने। ये हुआ है जी। और ये कहना कि नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं तो चैलेंज से कहता हूं कि देखिए आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल मेजर खड़ा होता है वो ये है कि इज दिस ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन? हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त अगर चाहते हैं कि पीआईए के लिए कोई बेहतर सोल्यूशन निकले तो एक तो ऑप्शन है जो गवर्नमेंट करना चाहती है, लेकिन इफ वी आर पंचिंग होल्स इन दैट वी मस्ट हैव एन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सईद साहब, यहीं से बात में दोबारा शुरू करूंगी। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। यहाँ पे बात की जा रही है कि हुकूमत का दिया हुआ जो इस वक्त फॉर्मूला है या उनकी जो तजवीज हैं उस पर शायद कन्विंस नहीं नजर आ रही है ऑपोजिशन, लेकिन फिर ऑपोजिशन के पास क्या हल है पीआईए की प्रॉब्लम्स के लिए? ये जानने के लिए दोबारा सईद गनी साहब की तरफ जाते हैं। सर क्या कहेंगे? चलें आप कहते हैं आपकी बात मान ली कि गोल्डन हैंडशेक भी कई दफा फोर्सफुली लिया जाता है, लेकिन लोगों को हम ना निकालें, प्राइवेटाइज हम ना करें, तो किस तरह मुनाफे में लेके आए पीआईए को?
देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो एक मिथ उन्होंने बनाया हुआ है ना कि जी जो वहां पर बेचारे मुलाजमीन है उनकी वजह से पीआईए का बुरा हाल है, ये बिल्कुल गलत है और झूठ है। इत्तेफाक की बात है कि आज ही सेनेट की एक कमेटी बनाई गई है पीआईए के ऊपर, उसकी मीटिंग हुई है और ये फिगर्स मेरे नहीं हैं, ये पीआईए के अपने जो डिपार्टमेंट के लोग आए उन्होंने ब्रीफिंग दी है। ये इसमें इन्होंने एक इनका होता है आस्क, ये अवेलेबल सीट किलोमीटर्स कहते हैं इसको, और उसमें जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो यूएस सेंट में पीआईए की 1 सेंट पर किलोमीटर है, पीआईए की 1 सेंट पर किलोमीटर है। और जो पीआईए से नीचे है वो सिर्फ श्रीलंकन एयरलाइंस की है जो शायद 0.9 के करीब है जी। अदरवाइज जितनी एयरलाइंस हैं, एयर फ्रांस की जो है वो तकरीबन 5 सेंट के बराबर है, केएलएम जो है वो 3 है, एयर इंडिया जो है वो 1.5 है। कहते हैं कि हमारे मुलाजमीन पर एयरप्लेन जो है वो ज्यादा है, 389 उन्होंने बताया है, बाकियों के कम है, लेकिन जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा हमारी है। तो इससे ये तो कम से कम साबित होता है कि जो खर्चा ये अपने मुलाजमीन पे कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे कम है। नहीं सर, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि जो लीकेजेस हैं, जो लीकेजेस हैं वो पीआईए में वो उनके मुलाजमीन की वजह से नहीं है, घपला कहीं और है। और दूसरी बात जिसका शायद आपने इशारा नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमेशा इल्जाम लगता है कि आप सियासी भर्तियां करते हैं हुकूमती इदारों पे। तो मिफ्ता साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि 1000 लोगों की खुफिया जी एक सेकंड जी, मैं ये अपना जुमला पूरा कर लूं जी। एक तो बात आपने माना कि जी मुलाजमीन की वजह से नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं जी। दूसरी बात यह है कि आज ही की ब्रीफिंग जो आई है, 2008 में पीआईए के मुलाजमीन थे 18,016 जी, और 2015 में, बल्कि गालिबन 13 में जब हम छोड़ के गए हैं तो पीआईए की मुलाजमीन की तादाद 18,016 से कम थी। सर आपने इस बात पे आ रही है सईदनी साहब, यही सवाल मैं मिफ्ता साहब के पास से जानना चाहती हूँ कि 1000 लोगों की खुफिया, यानी यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, खुफिया भर्तियां की गई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सईद गनी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई क्योंकि इनकी बात से मैं एग्री करने लगा हूँ। पहले तो ये इनकी जो बात है कि एम्प्लॉइज पीआईए के अंदर हैं उनको ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, बिल्कुल बात सही नहीं है। पीआईए के एम्प्लॉइज की तनख्वाह बहुत कम होती है। इनका रेवेन्यू जो था, कुछ अर्से पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं पीआईए के बोर्ड पे था तो उनका रेवेन्यू जो था वो 7%, उनके एक्सपेंडिचर जो थे एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर्स पर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 7% था। दुनिया भर के एयरलाइंस का यही था। यहाँ पे नफरी ज्यादा है लेकिन तनख्वाहें बहुत कम है ट्रैफिक के लोगों को, और बहुत लोगों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टर आ जाता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे और जब आप एयरलाइन को बढ़ाएंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्योंकि तनख्वाहें ज्यादा होती हैं हुकूमत से, तो इन भाई बहनों की तनख्वाहें और बढ़ेंगी। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, अगर इनकी तनख्वाहें बढ़े और मुलाजमतें भी और बढ़ेंगी। ये जब पीआईए जो इस वक्त 38 जहाज पे चल रहा है, जब 70-80 जहाज पे जाएगा तो मुलाजमतें बढ़ेंगी, मुलाजमतें बढ़ेंगी। ये तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो 1000 लोगों की भर्तियां की गई हैं उसका मामला तो सुलझाइए। पीआईए के अंदर जो मसाइल हैं, देख मैं अभी आपको बता दूं कि अभी जब हमारी हुकूमत आई तो कुछ 16,000 कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज थे, 3,900 मेरे ख्याल से टेम्पररी एम्प्लॉइज थे। कुछ नेचुरल एट्रिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, कुछ लोग तनख्वाहें तो कुछ लोग नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कमी हुई है। कुछ लोग हायर करें, लेकिन टोटल मेरे ख्याल से 700 लोग पीआईए की जो वर्कफोर्स है वो हमारी हुकूमत में 2.5 साल में कम हुई है। इफ आई रिमेंबर दिस नंबर्स करेक्टली, 700 लोगों की कम हुई है। एम्प्लॉयमेंट बड़ी नहीं है इन 2.5 सालों में, और मैं उस पर पिछले दौर में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 1000 लोग आपने इस दौर में हायर किए हैं। आपकी बात को अगर मैं मान भी लेती हूं तो लोगों ने कहा कि अगर इफ यू वर एमिंग टू कट डाउन ऑन द नंबर्स, आप इससे ज्यादा लोगों को कम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये भर्तियों में चले, इस बात को भी रहने देते हैं। शायद साहब किस तरह देखते हैं? अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत दे दें, आपके कोई मैकेनिकल इंजीनियर आपके रिटायर हो जाते हैं या एयरक्राफ्ट इंजीनियर रिटायर हो जाते हैं तो उनको आपको रिप्लेसमेंट इंजीनियर से करना होगा। ये नहीं कि आप 2 लोडर्स को उधर डाल सकते हैं। तो आपको मतलब यू हैव टू फॉर अ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑलवेज एट्रिशन को पूरा करना होता है। जैसे मैंने गुजारिश करी कि कुछ 1000-1,500 लोग जो है वो रिटायर हुए या छोड़ के चले गए, उसको कुछ लोगों को रिप्लेस किया। 600-700 से एम्प्लॉयमेंट कम हुई है पीआईए के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिफ्ता साहब। अब जरा सिर्फ मैं कराची शहर की अगर बात कर लेती हूँ, इस वक्त कराची से दुबई जाने वाली तकरीबन आपको हफ्ते में 14 परवाजें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो असद उमर साहब ने भी बात उठाई थी, कि 108 आपने मजीद फ्लाइट्स को लैंडिंग राइट्स पाकिस्तान की सरजमीन पे दिए हैं। सवाल ये इस वक्त पैदा होता है, शायद साहब पहले मैं आपके पास लेके आऊं कि अगर हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
के तौर पे एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन लोगों को देना चाहते हैं। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में एक हेल्दी नंबर है, बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, दुनिया में वो ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस चाहिए। इस ट्रैफिक को हम PIA को मुनाफा बख्श बनाने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट सिविल एविएशन और मजीद एयरलाइंस को यहाँ पे लैंडिंग राइट्स दे रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आपको नजर आती? बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। उसकी वजह यह है, एक तरफ जहां आपने फ्लीट का साइज बढ़ाया है, 21 से आपने 38 पे ले गए हैं, आप उसको आपने 17 जहाजों का एडिशन किया है जो ड्राई और वेट दोनों तरह के लीजेस के ऊपर लिए गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप ये ट्रैफिक दूसरी एयरलाइंस को के हवाले कर देंगे तो फिर आप इन जहाजों का क्या करेंगे? जी, तो इतनी ज्यादा लैंडिंग राइट्स के सिलसिले में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करनी चाहिए। आपको अपनी फ्लाइट्स बढ़ानी है और खास तौर पे उन रूट्स पे बढ़ानी है जिसपे के पाकिस्तान की पॉपुलेशन मेजॉरिटी ट्रेवल करती है। सही, और वो रूट्स आपके पास मौजूद हैं जो आपको लेना चाहते हैं, जो अभी बात मेरे ख्याल में उस तरफ जाएगी कि जो आपके पास इंटरेस्टेड एयरलाइंस भी आ रही हैं, आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, आपके इंटरनेशनल रूट्स। एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा हुआ था कि जो कोई आएगा वो शायद PIA को एक रीजनल एयरलाइन बना देगा और उसके इंटरनेशनल को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आज उनकी मालियत भी बहुत ज्यादा है, वो लाइसेंस आपको नहीं मिलते, तो वो लेने में ज्यादा ख्वाहिशमंद होगा। जी बिल्कुल ये होगा। It's quite possible. It's quite possible. सईद साहब, इसको आप अपोज करेंगे? देखिए जी, PIA को बेहतर करने के लिए ये जो काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। PIA की जो निजकारी है उसको हम अपोज करेंगे। ये बिल्कुल एक क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। अब मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं साबित करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि ये जो एक वावेला इन्होंने मचाया, जो PIA को बेचने का सबब बनाना चाहते हैं कि जी PIA में मुलाजमीन की तादाद ज्यादा है, PIA जो है वो डूब जाएगा अगर हमने नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर हमें देखने की ये जरूरत है कि ये सारी वजूहात सही हैं या गलत हैं जो ये बता रहे हैं। पहली बात ये साबित हुई कि जी मुलाजमीन की तादाद जो हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने भर्ती की है वो गलत है। हमारे दौर में जब हुकूमत आई थी जितनी तादाद थी, जब हम छोड़ के गए तो तादाद उससे कम थी, उससे ज्यादा नहीं थी, 1500 का फर्क था। उसके बाद ये साबित हुआ कि PIA के मुलाजमीन अगर पर जहाज उनकी तादाद ज्यादा भी है बकौल इनके पूरी दुनिया के मुकाबले में, तब भी जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो PIA के दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में बहुत कम है। PIA की 17% है, बाकी एयरलाइंस की 27% से लेकर 32 या 34% तक होती है। तो वो मुलाजमीन इदारे के ऊपर बोझ नहीं है। प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रोजमर्रा के PIA के अफेयर्स के अंदर, प्रॉब्लम है कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए जो ये नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो नेपोटिज्म चल रहा है कि बोर्ड के अंदर अपनी मर्जी के लोगों को रखना है जो कैपेबल नहीं है, जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आप उन लोगों को रखेंगे तो ये चीजें इसी तरह चलेंगी। सईद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये मसला सिर्फ मिसमैनेजमेंट का है, सईद साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मसला सिर्फ मिसमैनेजमेंट का है तो 5 साल तो आपने भी कोशिश करके देख ली ना इस मिसमैनेजमेंट को सही करने की। उस वक्त इल्जाम ये लगता था कि जो PIA के MD रखे गए थे वो करीबी थे प्रेसिडेंट साहब के, और उनके पास तो पाकिस्तान की उस वक्त शहरियत भी नहीं थी, वो तो बरतानिया के USMP प्रोग्राम पे थे। फिर इसके बावजूद भी हमने उनको MD भी बनाया, और इसी तरह के सवाल तो फिर आप पे भी होते हैं कि पसंद के लोगों को आपने भी लगाया। उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपसे करूं, पहली बात तो ये, हम तो पता नहीं कहां पूछते रहते हैं कि ड्यूल नेशनल कौन कौन है, हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। लेकिन ड्यूल नेशनल मेरा ख्याल है कि सिर्फ पार्लियामेंट्री इन पर पाबंदी है, बाकी किसी पर नहीं। मुझे नहीं पता वो थे कि नहीं थे, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई आदमी अगर किसी का दोस्त है तो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो क्वालिफाई करता है उस जगह के लिए तो उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। देखा यह जाना चाहिए कि उस आदमी ने जो काम किया वो ठीक था कि नहीं था। पीपुल्स पार्टी 2008 में जब आई तो गालिबन PIA का खसारा उस वक्त भी कोई 39 बिलियन के करीब था। ये 2006-07 से शुरू हुआ था जब ये ग्लोबल रिसेशन आया था। 2008 में हम ज्यादा खसारे में थे, 9 में कम हुआ और 10 में 8.5 अरब रह गया खसारा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि टर्किश एयरलाइन के साथ जो एक मुआहदा हुआ जिसके बाद वहां स्ट्राइक्स हुई और बहुत बड़ा एक हंगामा बरपा हुआ, उसके बाद PIA के लॉसेस में मजीद इजाफा हुआ। तो पीपुल्स पार्टी ने 8 से 10 तक उसको बेहतर किया है। उन्हीं MD साहब ने जिनका तस्करा कर रही हैं, उनके दौर में PIA बेहतर भी हुई, लेकिन 2010 के बाद फिर जाके खराब हो गई। अब हमारी बात करें ना, मैं सईद साहब इसकी क्या वजह है? 2010 के बाद खराब हो गई, उसकी क्या वजह है? उस वक्त बड़े हम चर्चा सुनते थे इंडस एयरलाइन के, क्या वो वजह बनी? इंडस तो अब चेक कर लें किसकी है, हम तो उससे भी कहते थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अब भी जाके चेक कर लें, अगर हमारा ताल्लुक निकलता होगा तो मुफ्त में दे देंगे किसी को। 2010 के बाद क्या हुआ? PIA क्यों मजीद खसारे में गया? नहीं, वो भाई इंडस से तो कोई ताल्लुक ना था ना है, किसी तरह का भी नहीं था। और हमने खुद सेनेट में क्वेश्चन करके पता कराया था कि भाई इसके डायरेक्टर्स कौन है, जरा उनको सामने तो लेकर आओ। वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ, देखें सिर्फ हमारे वक्त में नून लीग का ये कहना था कि हम नालायक हैं, हमारे यहाँ गवर्नेंस की खराबी है, हम करप्ट हैं, हमारी टीम नहीं है,
इनके पास माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं और ये सारे तैयारी करके बैठे हैं, जैसे ही हुकूमत को टेक ओवर करेंगे सारी चीजें ठीक कर देंगे। और भाई 2013 के बाद आप आगे बैठ गए ना, हम तो खराब थे, हम नालायक थे, आपके पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, नेपोटिज्म नहीं है, आप मेरिट पे लोगों को लगाते हैं, तो आपकी मौजूदगी में भी पीआईए बेहतर क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि 2013 के बाद अब माशाल्लाह 2016 आ गया है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, फॉर्मूला मौजूद है इसको बेहतर बनाने का, और आज भी अगर आप वही एक मिसाल देते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने खसारे में डुबो दिया पीआईए को, तो आपने सही क्यों नहीं किया? बेचने का है ना। अच्छा, मैं आपको दूसरी मिसाल स्टील मिल के देता हूँ। सर पीआईए पे मुझे मिफ्ता साहब का रिस्पॉन्स ले लेनी चाहिए कि क्यों नहीं बेहतर हो पा रही है। बंद कर दी जी, मैं गुजारिश जी, मैं जरा भी इसको सियासी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर 650 पायलट्स थे पीआईए के पास जब हमारी हुकूमत आई थी, जिसमें से 150 कब पायलट्स थे जिन्होंने कभी जहाज बेचारे मतलब उनको कभी फ्लाइंग आवर्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ज्यादा पायलट्स है, मगर फिर भी इन्होंने 150 और पायलट्स को रख लिया बेचारों को। तो मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट तो करी थी, लेकिन बहरहाल अब वो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, उनको हम मतलब बिल्कुल उनको अकोमोडेट करेंगे। और क्योंकि हम एयरलाइन को बड़ी कर लेंगे, साइज को, फ्लीट की साइज को ऑलरेडी हमने बड़ी कर दिया, 21 जहाज से हम 38 पे ले आए इंशाल्लाह, और जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ जाएगा तो फर्दर बढ़ा लेगा, तो इंशाल्लाह ये जो लोग हैं वो उनको कारामद भी बना लेंगे और फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे और तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। ठीक है मिफ्ता साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इस मैजिक फॉर्मूला में थोड़े थोड़े कुछ लकूनाज नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि फ्लीट साइज आप बढ़ा लेंगे, लेकिन ट्रैफिक आप कैसे बढ़ाएंगे? किराए क्या आप कम करेंगे या नहीं करेंगे, या हम ऐसा तस्वर करें कि उस एक सीट के किराए पे 4 सीटों पे आप बैठ के जा सकेंगे? इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये भी जानेंगे कि 2 फरवरी के लिए जब ये कहा जा रहा है कि तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस को पीआईए की इंतजामिया और मुलाजमीन रोक देंगे, उसके लिए क्या तैयारी की है, उसकी किस तरह नेगोशिएशन गवर्नमेंट आगे करेगी। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीआईए की निजकारी का मामला एक दफा फिर तूल पकड़ रहा है और ऑपोजिशन खुलकर अब मैदान में आ गई है, और खास तौर पर मुलाजमीन पीआईए के भी जो कि इसको अपोज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं असद उमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और यहाँ तक तो हमने देखा कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है कि किसी के पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बल्कि जब जब ये जमातें पावर में आई इन्होंने पीआईए को तबाही के दहाने पे ले आए। लेकिन असद उमर साहब, आपकी एक स्टेटमेंट गर्दिश करी जिसमें आपने खुल के कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी असल में पीआईए की तबाही की असल वजह है। ये आपने क्यों कहा और इसका थोड़ा सा पस मंजर हमें बताइएगा। देखिए, मैंने जो है वो असेंबली की जो स्पेशल कमेटी जो बनी थी पीआईए के ऊपर, मैं उसका भी मेंबर था, और जो स्टैंडिंग कमेटी है जहां पर ये अप्रूवल के लिए आया था कैबिनेट डिवीजन, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो हमने बहुत सारे सवालात मैंने पूछे थे, उन सवालात के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली और उससे एक स्ट्रैटेजी हमें सामने नजर आई कि क्या किस तरीके से पीआईए को टर्न अराउंड किया जा सकता है। और आखिर में जब वो बात ना मानी गई तो मैंने एक रिटन 2 पेज का डिसेंटिंग नोट दिया है जिसमें एग्जैक्ट स्टेप्स हमने आइडेंटिफाई करके बताए। तो हमने सिर्फ ना नहीं की, अच्छा उस स्टेप्स हैं क्या, बुनियादी तौर पे 2-3 में मोटी मोटी अगर आपको बात बता दूं। हो क्या रहा है कि पीआईए के जहाज बढ़ गए पिछले साल, लेकिन खसारा वहीं का वहीं रहा। तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि आप मार्केटिंग इतनी कमजोर है कि पैसेंजर माइल्स फ्लोन गिर गए, हालांकि जहाज आपके बढ़ चुके थे। तो वीक मार्केटिंग जो है वो क्लियर आइडेंटिफाई होकर आ गया एक आइटम। दूसरी, उसके बाद हमने देखा कि जो लैंडिंग राइट्स दिए जाते हैं, यानी बैनुल अक़वामी जो एयरलाइन, दूसरे ममालिक की एयरलाइन जो है वो कितनी फ्लाइटें पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर आजादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 40 मजीद फ्लाइट्स की इजाजत देनी चाहिए थी, और 5 साल में हमने 290 फ्लाइट्स की इजाजत दे दी, और उसमें से 108 सिर्फ पिछले साल दी गई। तो यानी आपने मुल्क खोल दिया दूसरी गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए, और पीआईए को जाहिर है पैसेंजर लेने में मुश्किल कर दी। रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका जवाब ये दिया गया कि अगर हमने 290 कर दी तो हमें भी वहां का राइट मिल गया, लेकिन आपके पास तो जहाज ही नहीं है फ्लाई करने के लिए। तो ये तो सिर्फ, इसीलिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और आप जनरली लोग समझते हैं मैं बहुत ज्यादा हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मुल्की मुफाद बेचकर जाती मुफाद आगे किए जा रहे हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादातर लैंडिंग राइट दिए गए मशरके ये अपने मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस को। और आपको पता है हमारे हुक्मरानों के अबू धाबी में, दुबई में, कतर में और सऊदी अरेबिया में बिजनेस है, मुख्तलिफ
सियासी लीडरान के। असद साहब, एक खुल के मौकफ सामने आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जब वो कहते हैं कि सेनेट में हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को, और वो निजकारी के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। उसका एक नतीजा हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत अब ये कहती है कि हम एक पब्लिक प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है? क्या आप समझते हैं कि PIA की निजकारी होनी चाहिए? ये जो कमेटी थी ना जी, उसकी जो वाइंडिंग अप हो रही थी, तो उसमें एक्चुअली मैंने सबसे पहले कहा था कि ताकि कोई ये भाव ना रहे, हम दो टोक मुखालफत करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की कोई बुनियाद नजर नहीं आ रही है। PIA को बेहतर करने के तरीकेकार हमें सामने नजर आ रहा है, और उस मेरी स्टेटमेंट के जवाब में नवीद कमर साहब जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा आई इंडोर्स व्हाट असद सेड, कि मैं इनकी हिमायत करता हूं जो असद ने कहा। तो एक्चुअली PTI ने सबसे पहले एक फॉर्मल कमेटी मीटिंग के अंदर इसको अपोज किया था। जैसे मैंने कहा कि वाहिद PTI है जिसने 2 पेज का डिसेंटिंग नोट लिख के दिया है, तो हमारी जो अपोजिशन है इस निजकारी पे, उसमें तो कोई इबाम है ही नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो दोनों पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, ये जो लैंडिंग राइट्स इनको मिल गए, क्या आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए? दूसरी तरफ जो आपने बात की मार्केटिंग, अगर ये फुल थ्रॉटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि जी बेचने के लिए कुछ है नहीं, सर्विस आपने बेहतर बनाई नहीं है, लेकिन आप उसकी फुल थ्रॉटल क्योंकि मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी पैसे का जिया है। तो आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है PIA प्रॉब्लम के लिए? देखें, जो जिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके से अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है। एक तो जो आपने सवाल पूछा कि लैंडिंग राइट जो है रिवर्स किए जाए, अब लैंडिंग राइट्स ना रिवर्स करें, बेशक आपने उनको ग्रांट कर दिए हैं, आई एम नॉट श्योर इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक रिवर्स किया भी जा सकता है नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था, ये रेसिप्रोकल राइट्स होती हैं, जो हमने उनको दे दी, हमें भी उनके ममालिक की मिल गई। ये गोल्ड माइन है, हमारे पास ये लैंडिंग राइट्स मौजूद हैं। साथ मैंने आपको बताया कि जहाज जो हैं वो बढ़ गए हैं, 27 से 40 हो गए हैं, और माइलस्टोन कम हो गए हैं, तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो गिर गई है। तो जहाज में भी हमारे पास इस वक्त जायद कैपेसिटी मौजूद है जो फ्री कैपेसिटी है, और लैंडिंग राइट्स में भी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। तो अगर आप सही मार्केटिंग जी, और इसके साथ साथ असद साहब 43% फ्यूल प्राइसेस भी गिर गई हैं, जिसका फायदा यकीनन उठाना चाहिए PIA को। यही तो हम देख रहे थे कि पिछले साल 21 अरब रुपए का फायदा हुआ PIA को तेल की कीमतें कम होने की वजह से, लेकिन जब खसारा देखा तो वहीं का वहीं था, और वो खसारा आया इसलिए कि जो आपने नए जहाज लिए उसकी लीज कॉस्ट तो आप अदा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो रेवेन्यू में इजाफा आना था वो नजर नहीं आया, बल्कि गिर गया। 8 अरब रुपए की कमी हो गई रेवेन्यू के अंदर, तो इसीलिए खसारा वहीं का वहीं रह गया। आखिरी चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बेहतरी जो PIA की बात कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 300 अरब रुपए की एक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज है। कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर ये लेने को तैयार नहीं होगा। डार साहब ने मीटिंग में माना कि हमें ये हुकूमत को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बैलेंस शीट क्लीन करनी पड़ेगी। जब आपकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी तो आपके पास मजीद जहाज एंटर करने के, जैसे डार साहब खुद कह रहे थे कि अभी हम 40 पे पहुंचे, हम तो 80 पे पहुंचना चाहेंगे, तो 80 पे पहुंचने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपको फिर अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपने बर्डन जो है वो उठा दिया। और आखिरी चीज जो बार बार बोला जाता था कि ये इसलिए तबाही मची है PIA की कि ओवर स्टॉक हो गया और बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। जी। हमने PIA का डेटा निकलवा के देखा कि नहीं, इस पे अभी सईद गनी साहब ने भी बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होने का और इसके हवाले से जो तज्जिया हमारे नाज़रीन के सामने रखने का। सईद गनी साहब, अगेन आई विल कम टू यू। ये तो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, ये वो तमाम होल्स हैं जो आपको हुकूमत के सजेस्टेड फॉर्मूला में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर आपका तज्जिया क्या होगा, किस तरह PIA को बेहतर बनाए? देखिए, अभी जिसका जिक्र असद उमर साहब ने भी किया है, जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट के अदा किए और उन्होंने कहा कि जी वो लोड शेडिंग कम हो जाएगी और बिजली के मामला ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने अदा किए, कहीं ना कहीं से मैनेज किए। तो PIA के लिए 300 अरब ये क्यों नहीं कर सकते हैं, जो बकौल असद उमर साहब के सागदार साहब ने एडमिट किया मीटिंग के अंदर कि जी ये कोई भी बायर जो बाहर का आएगा वो उसको नहीं लेगा और हमें ये पैसे कहीं ना कैसे उसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक मरतबा 300 अरब रुपए ये जो पे ऑफ कर दें, जो अभी सर्कुलर डेट टाइप की चीज बनी हुई है वो अदा करें, उसके बाद ये फर्क इसलिए पड़ेगा। आज की मीटिंग में खुद उन्होंने बताया कि 3 अरब रुपए PIA सिर्फ लोन की जो किस्त होती है, कर्जों की जो किस्त है वो अदा करती है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, इबी शाहिद साहब फॉर बीइंग हियर। PIA की निजकारी का मामला या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढने का मामला किस तरह आगे बढ़ता है ये वक्त बताएगा, लेकिन 2 फरवरी डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग डेट फॉर द गवर्नमेंट। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे जरूर अपनी फीडबैक ट्विटर पर भेजिएगा @सिद्रा इकबाल। आपसे कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।